हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं उज्जवल सर आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.8 एलसी दोलन। ठीक है, चलिए बिना समय खराब किए हम लोग समझते हैं कि ये एलसी दोलन क्या होता है। ठीक है बच्चों, एल क्या है? ये एल क्या है? इंडक्टर है, प्रेरक है। ठीक है, सी क्या है? कैपेसिटर है, संधारित्र है। ठीक है, ये दोनों किसी परिपथ में लगे हुए हैं। ये दोनों परिपथ में लगे होने पर कुछ ऐसी राशियां हैं जो दोलन करती है, ऑसिलेशन करती है। दोलन का मतलब क्या होता है? दोलन का अर्थ क्या होता है? हम लोग यहाँ पे दोलन का परिभाषा नहीं लिखने वाले हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको दोलन समझा देता हूं कि कोई भी जो है ना वस्तु द्वारा गति या फिर किसी भी है ना राशि द्वारा किसी पथ पर है ना बार बार उस पथ को, रास्ते को क्या करना? दोहराना। जैसे मैं जो है इस रास्ते पर यहां से ए से मैं कहा गया? बी गया। ठीक है, फिर मैं बी से कहा आ गया? सी आ गया। सॉरी, बी से ए आ गया, फिर मैं बी से कहा चला गया? है ना, ए से बी गया, फिर बी से ए पर आ गया, फिर ए से बी पर चला गया। तो इस तरह से अपने रास्ते को बार बार मैं क्या कर रहा हूं? दोहरा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड दोलन। ठीक है ना बच्चों? अगर मैं किसी है ना बॉल को एक बिंदु से लटका दूं, है ना, और इसको क्या कर दूं, एक बार थोड़ी से धक्का लगा दूं, इधर से मैं बल लगा दूं, तो क्या होगा बच्चों? ये इधर जाएगा, फिर वापस ये यहां आएगा, और यहां आने के बाद फिर ये पीछे जाएगा, फिर से यहां आएगा, फिर से ये वापस ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये किसी दो निश्चित बिंदुओं के बीच में क्या करता है? अपना पथ दोहराता है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको दोलन कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच में अपने पथ को ये क्या कर रहा है बच्चों? दोहरा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? दोलन कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई दोलन। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है बच्चों की कुछ राशियां हैं जो एल सी परिपथ में हो करके अपनी पथ को दोहराने वाला है। समझ में आ गई बात? टॉपिक यहां पे समझ में आ गई क्या थी? कुछ कोई ऐसी राशि होगी इस परिपथ में, इस परिपथ में जो कि अपने पथ को, अपने रास्ते को क्या करने वाला है बच्चों? दोहराने वाला है। ठीक है, अपने कार्य को क्या करेगा? वो दोहराएगा। चलिए है ये देखिए बच्चों, हमें ज्ञात है या फिर नहीं है तो हमें पता होना चाहिए क्या कि संधारित्र एवं प्रेरक क्रमशः वैद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर हमने क्या कर दिया? धारा प्रवाह कर दिया। ठीक है, ये संचित है। ओके बच्चों, अगर हमने संधारित्र को आवेश दिया तो आवेश देने पर यह क्या करता है ना बच्चों? यह विद्युत ऊर्जा संचित करता है ना। अगर इसको आवेश दे दिया जाए तो क्या कर देगा? वो विद्युत ऊर्जा संचित कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और अगर बच्चों प्रेरक से, इंडक्टर से अगर हमने धारा प्रवाह कर दिया तो वो धारा प्रवाह होने पर कौन सी ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है? चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब संधारित्र से प्रेरक किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हों, आमने सामने जुड़े हों। ठीक है, आमने सामने जुड़े हों तब, है ना बच्चों, तब संधारित्र पर आवेश एवं परिपथ में धारा ऐसे ही दोलन करता है जैसे
जैसे यांत्रिक निकायों, यांत्रिक निकाय में यांत्रिक ऊर्जा दोलन करता है। ठीक है बच्चों, यह हमने आपको बात कहा। ठीक है, ये देखिए, ये जो लाइन है बच्चों, यही लाइन पर जो है हमारा यह पूरा का पूरा टॉपिक आधारित है, बसा हुआ है। सबसे पहले हमने कहा कि संधारित्र जो है वह विद्युत ऊर्जा को स्टोर करेगा। कब? जब हम उसको आवेश दे देंगे। प्रेरक में धारा प्रवाह होगा तब कौन सी ऊर्जा स्टोर करके रखेगा? वो चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? बच्चों, जब संधारित्र से उसके समांतर क्रम में अगर आप प्रेरक जोड़ दीजिए, ठीक है, प्रेरक को जोड़ दीजिए, है ना, प्रेरक को जोड़ दीजिए, इंडक्टर को जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, और कुछ भी नहीं जुड़ा होना चाहिए उस परिपथ में, तब संधारित्र पर आवेश या फिर वो जो परिपथ जुड़ा हुआ है उस परिपथ में धारा बच्चों वो दोलन करता है। मतलब अपने पथ को क्या करता है वो, भाई साहब, अपने पथ को क्या करता है वो रिपीट करता है, अपने कार्य को वो रिपीट करता है, अपने कार्य को वो दोहराता है, अपने काम को। अब काम क्या करता है वो मैं बताऊंगा आगे चल के। बस इतना समझिए कि जब हम लोग प्रेरक के साथ संधारित्र जोड़ देंगे तो जो भी कार्य होने वाला है वो कार्य बार बार रिपीट होता रहेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, और वो ऐसे ही रिपीट करता है जैसे बच्चों यांत्रिक निकाय में, यांत्रिक कोई एक मैकेनिकल सिस्टम है, यांत्रिक निकाय है, मतलब कहे तो उसमें कुछ विस्थापन हो रहा है, कुछ गति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यांत्रिक निकाय में जिस तरह से यांत्रिक ऊर्जा दोलन करता है वैसे ही भाई साहब यहां पर संधारित्र एवं प्रेरक जुड़ा हुआ हो तब उसका ऊर्जा दोलन करता है, उसका जो आवेश और धारा है वो दोलन करता है। नहीं समझ में आई होगी पूरी बात, कहानी नहीं समझ में आई होगी? ठीक है, आप ये लाइन लिख के रखिए, मैं आपको समझा दूंगा आगे चल के। ठीक है, आगे यही सब आने वाली है। पहले लाइन लिख लीजिए ताकि ये लाइन हमारे थ्योरी में आ जाए। समझ गए ना? नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे चल के आपको ये सब समझ में आ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि माना किसी संधारित्र को अधिकतम आवेश QM से आवेशित करते हैं, QM से आवेशित करते हैं। हमने आवेशित कर दिया बच्चों, पहले संधारित्र को आवेशित करना पड़ेगा ना। हाँ, तो माना किसी संधारित्र को अधिकतम आवेश QM से आवेशित करते हैं, कर दिए, और इसे, ठीक है, और इसे एक प्रेरक से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, तब संधारित्र पर आवेश में कमी आने लगती है, ऐसा क्यों होता है समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, रुक जाओ, है ना। माना किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश Q एवं परिपथ में धारा I है। ठीक है, ओके, तब, ठीक है, तब परिपथ में
धारा में समय के साथ वृद्धि होती है है ना, एवं इसे किरचॉफ लूप नियम से इस प्रकार लेख, है ना, एवं किरचॉफ लूप नियम से परिपथ के लिए निम्न समीकरण लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो क्या क्या किया हमने, देखो क्या क्या किया है वो देखो। सबसे पहले क्या किया बच्चों हम लोगों ने कि एक हमने संधारित्र लिया, ठीक है, जिसकी धारिता क्या थी, C थी। ओके, और बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको जो है वो आवेशित कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक स्रोत लिया और क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक है, आवेशित कितना कर दिया भाई साहब, कितना आवेशित कर दिया भाई साहब। आप स्रोत कौन सा ले सकते हो, आप दिस धारा स्रोत भी ले सकते हो। ठीक है, दिस धारा स्रोत से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, आवेशित कर दिया। ठीक है, इधर धनात्मक आवेश आए और इस बार इधर ऋणात्मक आवेश आए। ठीक है, जिसकी धारिता कितनी थी, C थी। ठीक है बच्चों, इस पर कितने आवेश आ गए, QM आवेश अधिकतम स्टोर्ड हो गए, प्लस में और इधर माइनस में QM, है ना। दोनों प्लेट पर समान मात्रा में आवेश जो है ना, समान प्रकृति, विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेश आते हैं। तो अगर इस पे प्लस QM तो इस पे माइनस QM, है ना, जिसकी धारिता कितनी थी, C थी। इसको हमने किसी स्रोत से, जो भी स्रोत वाला जो बैटरी है उससे हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, आवेशित कर दिया। ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत लगा के भी आप इसे आवेशित कर सकते हो। प्रत्यावर्ती स्रोत लगा लो, दिश स्रोत लगा लो। इसे अगर आप प्रत्यावर्ती स्रोत लगाओगे अधिक आवेशित हो जाएगा, ये दिश स्रोत लगाओगे कम आवेशित होगा। ठीक है, तो आप दोनों विधियों से इसको आवेशित कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका चित्र नंबर 1 हो गया। फिर बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको जो है अब हमने बैटरी हटा करके अब इसके साथ हमने प्रेरक लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस बार जो मैं फिगर है वो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, क्योंकि हमारे बुक में जो फिगर है वो कुछ ऐसा बनाऊंगा ताकि इसी, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा तो आपको समझने में बुक के साथ सहायता होगा, इसीलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, है ना, संधारित्र है। अब बच्चों क्या है कि इधर जो है ना हमारे पास धनात्मक आवेश है और इधर क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, इस पर कितना है बच्चों, QM है, और इस पर कितना हो जाएगा, माइनस QM हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, बैटरी हटा दिया। अब किसको जोड़ दिया बच्चों, हमने अब प्रेरक को जोड़ दिया। ठीक है, प्रेरक को जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इसके समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ये स्विच लगा दिया, कोई दिक्कत, हमने S नाम का एक क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। ठीक है, इस तरह से स्विच लगा होता है, आप जानते हैं परिपथों में स्विच। हाँ, तो हमने इंडक्टर को जोड़ा और स्विच लगा दिए हुआ है। ये हमारा चित्र नंबर कौन सा है बच्चों, 2 है। ठीक है, चित्र नंबर क्या है हमारा, 2 है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं स्विच जोड़ दूंगा, जैसे मैं क्या कर दूंगा, इसको स्विच जोड़ दूंगा, है ना, आपको पता है, जैसे मैं इस स्विच को क्या कर दूंगा बच्चों, जोड़ दूंगा, है ना, तो धारा प्रवाह होना यहां शुरू हो जाएगा। धनात्मक सिरे से आवेश धारा निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, धारा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेरक है, जिसका प्रेरक तो कितना है बच्चों, L है ना, धारा इधर जाना शुरू हो जाएगा जैसे मैं स्विच जोड़ दूंगा, है ना। बच्चों पहले जब हमने स्विच नहीं जोड़ा था तब जो है इस पर आवेश अधिकतम कितना है, QM है। लेकिन जैसे स्विच जोड़ दूंगा बच्चों तो ये आवेश घटने लगेंगे, है ना। किसी समय t पर, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, किसी समय t पर, ये t पर, किसी समय t पर इसके पास जो बच्चों आवेश है वो कितना बच रहा है, Q बच रहा है या नहीं है। और परिपथ में जो है बच्चों वो धारा कितना हो रहा है, I धारा हो रहा है। t टाइम पर संधारित्र पर आवेश कितना बच रहा है, ये संधारित्र का आवेश है, किसका है बच्चों, संधारित्र का, है ना। और ये धारा किस में है, परिपथ में है ना। ये धारा कहां पर है, परिपथ में। ये क्या है, t क्या है, यहां पर समय है ना। तो किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश कितना बच रहा है, Q,
और परिपथ में धारा कितना स्थापित हो चुका है, I है या नहीं है। बच्चों जब धारा स्थापित होगा तो आपको पता है इसके आवेश कुछ यहां से निकलेंगे, धनात्मक प्लेट से कुछ आवेश निकलेंगे और इधर जाएगा, गुजरेगा। आपको पता है भाई साहब कि I बराबर क्या होता है, I होता है dq और बटा में dt। ये बात पता है ना आपको, ये बात मुझे लगता है सबको पता होगा, है या नहीं है। ये बात आपको पता है कि धारा बराबर होता है dq बटा में dt। तो जैसे ही बच्चों यहां से कुछ आवेश निकलेंगे और इस परिपथ में गुजरेगा तो समय के साथ जो है वो आवेश में परिवर्तन आ रहा है, तो इसीलिए इस परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाएगा, धारा उत्पन्न हो जाएगा। पता है आपको। अब इसमें से कुछ आवेश निकल गई तो ये qm तो नहीं बचा ना कुछ समय बाद, बल्कि t बराबर 0 पर कितनी आवेश है भाई, t बराबर 0 सेकेंड पर, जब हमने कार्य शून्य नहीं किया है तब उस पर आवेश कितनी है भाई साहब, प्लस qm है ना। ये कितने पर है भाई साहब, t बराबर 0 पर, समझ रहे हैं बात। हाँ, जैसे ही कुछ समय बीत गया, जब t टाइम हो गया तब जो है आवेश बच गया इस पर q और परिपथ में धारा कितना स्थापित हो गया, I। समझ गए बात। बच्चों आपको पता है कि क्या हो रहा है कि आवेश जो है यहां से जैसे ही निकलेंगे तो संधारित्र पर समय के साथ आवेश क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है ना। पहले 5 कूलाम था, अब 3 कूलाम बच रहा है, अब 1 कूलाम, अब 0 कूलाम, तो आवेश घट रहा है। तो आवेश घट रहा है, इसीलिए इसकी जो साइन आएगा वो किस में आएगा बच्चों, माइनस में। और धारा में तो वृद्धि हो रहा है, जैसे आवेश यहां से कमी होता जाएगा धारा उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। जैसे जैसे आवेश में कमी आएगी वैसे वैसे धारा में वृद्धि होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें, है या नहीं है। अब बच्चों मैं इसमें क्या लगा दे रहा हूं, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दे रहा हूं, इसमें लूप लगा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं लूप लगा रहा हूं इसमें, ठीक है। लूप लगा रहा हूं, किरचॉफ्स लूप नियम लगा रहा हूं। अब बच्चों अगर ये धनात्मक ये ऋणात्मक तो ये भी बच्चों धनात्मक और ये ऋणात्मक है ना। धारा जहां से प्रवेश कर रहा है धनात्मक, जहां पर निकलेगा वहां पर ऋणात्मक। और बच्चों क्या होगा वो देखो, प्रेरक में धारा प्रवाह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो बच्चों विद्युत वाहक बल कितना होगा, जीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, L DI बटा में DT होगा या नहीं होगा। यही होता है, बोलिए यही होता है ना, यही होता है। यस, किसमें, इंडक्टर में, प्रेरक में, है ना। यस, तो अब मुझे बताओ किरचॉफ्स लूप लगाओगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाओगे तो यहां क्या निकलेगा, इसके ऊपर में विभव कितना होगा, इसका विभव हो जाएगा बच्चों v बराबर में क्या होता है, q और बटा में c होता है क्या। किसी समय पर t पर उसके पास आवेश कितना है, q है, और बटा में क्या हो जाएगा, c। फिर इसका विभव तो इतना था, यहां से चले हम लोग, इसका विभव इतना हो जाएगा। अब यहां से चले और यहां गए, है या नहीं है बच्चों। हम लोग इसको बोल देते हैं a बिंदु और इसको बोल देते हैं b बिंदु, है या नहीं है। तो धारा जहां से निकल रही है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो लूप लॉ यही कहता है ना, माइनस, जहां से निकली धारा वहां क्या है, माइनस। तो माइनस और क्या हो जाएगा, LDI बटा में DT। समझ रहे हो बातों को। मैंने कहा है संधारित्र पर समय के साथ आवेश में कमी आएगी, मतलब माइनस DQ बटा DT, माइनस में वैल्यू आएगा ना भाई। अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर क्या होता है भाई साहब, DQ बराबर क्या होता है, DQ बराबर क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ। ये DQ किसका देख रहे हो तुम, संधारित्र पर आवेश, आवेश है कहां, संधारित्र पर ना, बकवास कर रहे हो, है ना। तो DQ क्या हो जाएगा बच्चों, DQ क्या होगा बताओ, DQ क्या निकलेगा Q2 माइनस Q1। अंतिम में बचा 3 कूलाम, पहले था हमारे पास 5 कूलाम। बोलो वैल्यू किस में आया, माइनस में। तो भाई साहब DQ तो माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस DQ बटा में DT, मतलब आवेश का परिवर्तन घट रहा है। समझ में आ गई बात। और धारा में वृद्धि हो रहा है, जैसे इसका मान जितना घटेगा धारा उतना ही बढ़ेगा, है या नहीं है। अरे बोलो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे भाई साहब आवेश घट रहा है वही आवेश में इस परिपथ से प्रवाह हो रहा है, तो आवेश बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा। समझ में आ गई यहां बात। इस लाइन को मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, या फिर लिख देता हूं, चिंता मत करो। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं फर्स्ट, कोई दिक्कत, और मैं आगे लिख देता हूं कि परिपथ में संधारित्र पर आवेश
के घटने से या संधारित्र पर आवेश परिवर्तन से, ठीक है, धारा में वृद्धि होता है, ठीक है या नहीं है, और संधारित्र पर आवेश परिवर्तन संधारित्र पर कह लो या फिर बच्चों परिपथ में कह लो, परिवर्तन, संधारित्र पर आवेश परिवर्तन क्या है, ऋणात्मक है ना, होता है, ऋणात्मक होगा। समझ में आ गई क्या बात? ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहां पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, है ना, मतलब ये वाली बात आपको कॉपी में यहां इधर लिख लेना, इस वाली लाइन को यहीं पे एडजस्ट कर लेना और यहां पे लगा देना ब्रैकेट। समझ में आ गई बात? चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं जो है ना अब आपको आगे बढ़ाऊंगा इसको मिटाने के बाद, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए इन थ्योरियों को फटाफट आप ले लीजिए अपने मोबाइल फोन्स में, मैं मिटा दूं, मिटा दिए जाएं पक्का। चलो चलिए बच्चों आते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन आया था बच्चों, वो क्या आया था, Q बटा में C माइनस L DI बटा में DT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब तक आ चुका है या नहीं है? चलो कोई दिक्कत आपको? ओके बच्चों एक और समीकरण आपने लिखा था, ठीक है, संधारित्र है ना, संधारित्र ओके पर आवेश परिवर्तन, संधारित्र पर आवेश परिवर्तन एवं परिपथ में धारा के संबंध से इनके भी संबंध से क्या मिलता है बच्चों में, I बराबर हमें मिलता है माइनस DQ और बटा में DT, यही मिलता है सेकेंड समीकरण। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? चलो तो बच्चों अगर ऐसा है तो ऐसा करो, सेकेंड को फर्स्ट में रखें। अगर ऐसा कर दिया आपने तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा Q बटा में C है ना माइनस L D बटा में DT, और फिर I के जगह हमने जाके रखा तो क्या रखा, माइनस DQ और बटा में DT, है या नहीं है? ये देखिए तो यहां से क्या मिलेगा, भाई साहब बोलो? अरे बराबर में जीरो तो लिखा ही नहीं, हो इसके पीछे भी बच्चों बराबर जीरो कर देना। अरे बराबर जीरो कर देना भाई साहब। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, कुल विभवों का जो योग है ना बराबर कितना होता है, जीरो, है ना। अरे यार क्या कहूं, देखो Q बटा में C माइनस, अब पीछे तो जाके मैं बैक करके तो मैं वहां जाके लिख नहीं सकता, तो आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। Q बटा में C माइनस, अब देखो माइनस इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये L तो रहेगा ही रहेगा, D गुना में DQ कितना हो जाएगा, D स्क्वायर Q बटा में DT गुना में DT कितना हो जाएगा, DT का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत? चलो बच्चों ऐसा करो,
एल को इधर ले आओ, या फिर ऐसा करो एल से भाग कर दो, पूरे समीकरण को भाग कर दो, ठीक है। कहे तो समीकरण नंबर थर्ड को, ठीक है ना, समीकरण थर्ड को एल से भाग करने पर अगर भाग करोगे तो क्या निकलेगा, इधर एल भाग करोगे तो क्यू बटा में कितना आ जाएगा, एल सी, है ना, और यहां कितना आ जाएगा, एल से एल कैंसिल, एल और बटा में एल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू और बटा में डी टी स्क्वायर बराबर में 0। अगर इस समीकरण को थोड़ा सा ठीक से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू और बटा में डी टी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू और बटा में एल सी बराबर में 0, है ना। ऐसा क्यों किया सर जी, यहां से यहां क्यों करें, क्योंकि बच्चों घात ज्यादा है ना, इधर भी क्यू है इधर भी क्यू है, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव में है और स्क्वायर है, तो इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस समीकरण को बोल दो समीकरण नंबर 4, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलो आगे बढ़ो बच्चों, समीकरण 4 का स्वरूप जो है, रूप जो है बच्चों, वह स्वरूप सरल आवर्त गति के समीकरण के समतुल्य है, ठीक है बच्चों। अब ये सरल आवर्त गति क्या होता है क्या होता है, यही होता है बच्चों, किसी दो बिंदुओं के बीच में वो अपने पथ को बार बार रिपीट कर रहा है ना, और यहां पर भी ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है, और ऐसा इसलिए कहा गया, देख लो अब ये जो बच्चों समीकरण निकला किरचॉफ्स लूप लॉ से, लूप नियम से, वो कुछ ऐसा निकला, और जब ऐसा निकला बच्चों तो यह जो है स्वरूप कैसा था, सरल आवर्त गति के समीकरण जैसा। अब इसका मतलब सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, सरल आवर्त गति समीकरण होता कैसे होता है, कैसे मान ले कि भाई साहब इसके स्वरूप जैसा। देखो सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, जीवन में अगर आप नहीं पढ़े थे तो पहली बार पढ़ लो, समझ लो। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है बच्चों, डी स्क्वायर एक्स बटा में डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर गुना में एक्स और बराबर में होता है 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसका, सरल आवर्त गति। ये सरल आवर्त गति का समीकरण है बच्चों, ये ऐसा। और अगर ऐसा है, देख लो यहां पर x है, यहां पर भी x है, इसमें भी, इसमें क्या है, डी स्क्वायर के साथ क्या गुना है, q, तो यहां q है यहां भी q है, ठीक है। यहां ओमेगा नोट नियतांक है, यहां पर एलसी भी हमारे क्या है, इसके लिए तत्काल यहां के लिए नियतांक है, ठीक है। एल दे देंगे सी दे देंगे एक परिपथ में, तो ये नियतांक होंगे, है ना, एलसी तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना हम यहां पे। तो बच्चों ये समीकरण देख करके मुझे इसकी याद आ गई, सरल आवर्त गति के समीकरण की याद आ गई। और अगर याद आ गई इस स्थिति में, ठीक है, सरल आवर्त गति के समीकरण का हल होता है, ठीक है बच्चों। इस सरल आवर्त गति के समीकरण का हल क्या हो जाता है, तो इस प्रकार से निकलता है, क्या निकलता है, x बराबर में a साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस, ठीक है, फाई, ये निकलता है बच्चों, ठीक है। ये हल निकलता है, इस तरीके से निकलता है इसका, इस समीकरण का हल इस तरीके से होता है। यहां x है ना, तो x बराबर में a क्या है यहां पर, भाई साहब अधिकतम मान, विस्थापन का अधिकतम मान गुना में ज्यावक्र गुना में ओमेगा, आवृत्ति है ये, t क्या है, टाइम है, फाई क्या है, ये कला है, ठीक है, ये कला है बच्चों। तो ये समीकरण ये हल होता है, किसका हल होता है, अगर कोई हमारे पास ये सरल आवर्त गति का समीकरण हो तो इसके ये हल होते हैं, ठीक है, समझ गए बात। तो इस समीकरण, ये जो हमारा चौथा समीकरण है बच्चों, किसके स्वरूप जैसा था,
सरल आवर्त गति के समीकरण जैसा था, है या नहीं है? यस। तो हम लोग कहेंगे बच्चों इस परिपथ में क्या होता है, यहां एल सी परिपथ में, ठीक है, एलसी परिपथ में बच्चों, है ना, एलसी परिपथ में संधारित्र पर आवेश एवं, ठीक है, परिपथ में धारा, ठीक है, सरल आवर्त दोलन करता है, सरल आवर्त दोलन करता है। समझ गए? इसीलिए अब इसका हल क्या होगा, आवेश भी और बच्चों परिपथ में धारा भी सरल आवर्त दोलन करता है, अगर करता है तो फिर इसके समीकरण के हल क्या होंगे, समीकरण किसके, समीकरण 4, समीकरण 4 में आवेश, तो समीकरण 4 है ना बच्चों, उसमें आवेश, आवेश पर है ना निर्भर ये समीकरण है ना, तो समीकरण 4 में आवेश सरल आवर्त दोलन कह ले, या सरल आवर्त दोलन, या फिर कह ले जयावक्रीय रूप से समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? समीकरण 4 में हम कह सकते हैं कि अगर ये दोलन कर रहा है तो यह आवेश जो है बच्चों सरल आवर्त दोलन, या फिर कह ले आवेश जो सरल आवर्त दोलन करता है, या फिर कह ले कि ज्यावक्रीय रूप से समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसके हल क्या हो जाएंगे, तब समीकरण 4 का, ठीक है, या समीकरण 4 के हल को निम्न रूप में लिख सकते हैं, क्या बच्चों ये कैमरे में विजिबल है? तो मैं नीचे लिख दूं यस, तो नीचे इसका हल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां x था ना, यहां x था, तो यहां क्या है q, तो क्या मैं लिखूं q बराबर, यहां क्या है a, क्या है शिखर मान, तो आवेश का शिखर मान कितना था बच्चों qm, है ना, t बराबर 0 पर, यस, qm गुना में साइन गुना में ओमेगा t प्लस 5, कोई दिक्कत? चलो, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए बच्चों समीकरण नंबर कितना, 7, है ना। हाँ, और बच्चों जहां पर ठीक है बच्चों, इसमें जो ये ओमेगा नोट है ना, इसके लिए सरल आवर्त गति के समीकरण के लिए जो हल होता है वो x बराबर इतना होता है, और ओमेगा नोट जो होता है बच्चों यहां पर ओमेगा नोट, उसकी वैल्यू होती है कितनी, रूट अंडर k बटा में x, ये होती है बच्चों। ठीक है या नहीं है? तो आप इस समीकरण का तुलना करके देखो, जब आप तुलना करोगे तो बच्चों तो क्या निकलेगा आपको, यहां पे q है, यहां पे x है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर की जगह पे क्या है, यहां पर LC है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि ओमेगा नोट के स्क्वायर बराबर यहां पर क्या है बच्चों 1 बटा में LC है। देख लो, ओमेगा नोट स्क्वायर गुना रहना चाहिए, तो क्या 1 बटा में LC को मैं ओमेगा नोट स्क्वायर कह दूं? देख लो, बोलो हाँ या ना? यस, इसको भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 8। कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सबको मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है वीडियोस को पीछे प्ले कीजिए, नहीं प्ले हो रही है तो फिर भाई साहब बंद कर दीजिए और सो जाइए, है ना, मिटा दिए जाए। चलो, मुझे नहीं लगता यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए कहां क्या दिक्कत होगी भाई। चलो,
समीकरण नंबर 6 क्या आया था? समीकरण 6 क्या आया था बच्चों? समीकरण 6 क्या आया था? समीकरण 6 आया था हमारा Q बराबर में क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही आया था। चलो, है ना। और जहां पर हमारे पास जो ओमेगा नोट का स्क्वायर था बच्चों, वो कितना आया था? 1/LC। तो हम लोग क्या यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा नोट बराबर 1/√LC, है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पर समय t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश, ठीक है, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर जो बच्चों आवेश हैं, ठीक है, आवेश Q बराबर कितना है बच्चों? QM है या नहीं है? इन दोनों कंडीशन को इसमें रखिए, तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा Q बराबर में, अब Q किसके बराबर हो गया? QM के बराबर। ये तो अधिकतम मान है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, गुना में साइन, गुना में ओमेगा, गुना में टी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस फाइव, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों QM से QM कैंसिल, तो 1 बराबर यहां कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा गुना में 0 कितना हो जाएगा? 0, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5। अब देख लो, साइन 5 बराबर में 1, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तुम ही बताओ, 5 बराबर कितना होगा? 90 पर ना, 5/2 पर ना, 5/2 पर वैल्यू 1 होता है ना। चलो, ये हो गया बच्चों क्या? ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 8, है ना। समीकरण 8 को किस में रखें? 6 में रखने पर, 6 में रखने पर अगर ऐसा करते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा बच्चों, 6 है, ये समीकरण 6 है ना, समीकरण 8 को। तो बच्चों क्या मिलेगा? मिलेगा हमारे पास Q बराबर में QM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लो, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? Q बराबर में QM साइन, सॉरी साइन से क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। यस, तो कॉस थीटा का मतलब ओमेगा टी ना। यस, ओमेगा टी, ये देखो, तो ये एक ओरिजिनल समीकरण हो गया Q बराबर में QM cos ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ये समीकरण जो है ना, इस परिपथ के लिए कुछ ऐसा बन जाएगा। हल तो वो दूसरा आया था, लेकिन हमें पता है कि प्रारंभ में अगर t बराबर 0 रखा जाए, तो प्रारंभ t बराबर 0 पर आवेश जो हमारा वो QM के बराबर था। अगर मैं इस कंडीशन को इसमें रखूं, तो मुझे पता चल रहा है कि फाइ का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा, और 90 हो गया तो बच्चों हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? Q बराबर में QM cos ओमेगा टी बन जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो, ये देखो, तो मतलब आप बच्चों Q बराबर में QM cos ओमेगा टी समीकरण आप प्रयोग कर सकते हो सीधा का सीधा, क्योंकि उसका हल आता था वो, इसीलिए हमने मुझे हल वो लिखना पड़ा। समझ गए बात? चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे लगता है इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलो बच्चों, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि बच्चों हमें पता है कि I बराबर में, यहां पर हमने क्या लिखा है? dq और बटा में dt लिखे हुआ है क्या? कुछ देर पहले हम लोग लिखे हुआ है ऐसा। अगर ऐसा लिखे हुआ है बच्चों, तो रखो इसको, वैल्यू रखो यहां पर। I बराबर में माइनस dq, q का वैल्यू कितना है देखो, माइनस d बटा में dt, और यहां पे समीकरण क्या आ गया? Q बराबर में QM cos ओमेगा टी, QM cos ओमेगा टी, है या नहीं है? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे समीकरण कितने से? समीकरण 9 से, समीकरण 9 से, है ना। या फिर यहां लिखते हैं समीकरण 9 से, समीकरण 9 से। ठीक है,
यहां मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आ जाएगा क्या, आई बराबर में माइनस और डिफरेंशिएशन, ये तो बच्चों वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा डी बटा में डी टी और गुना में कॉस ओमेगा टी। बच्चों कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है बच्चों माइनस साइन, है ना, माइनस क्यू एम, इसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का अवकलन कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो मैं ओमेगा इधर गुना कर दूं या फिर इधर ऐसे गुना लिख दूं, और अगर यहां लिख देता हूं तो ये ओमेगा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और क्यू एम गुना में ओमेगा, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी। बोलिए हाँ है ना, और पीछे क्या आता जाएगा, आई आता जाएगा, है ना। क्या बच्चों मैं यहां ऐसे लिख दूं, आई बराबर में इस क्यू एम गुना में ओमेगा, ये बच्चों क्यू एम क्या है, नियतांक है, ओमेगा क्या है यहां पर, ये आवृत्ति है बच्चों, ये आवृत्ति है, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे नियतांक। तो यहां से मैं लिख दूंगा आई नोट और साइन ओमेगा टी, नियत वेग से, नियत कोणीय वेग से, नियत वेग से, ठीक है, एक निश्चित वेग से ये बदलाव होगा, दोलन होगा बच्चों, है ना, इसलिए यहां पे ओमेगा नियतांक है, क्यू एम गुना में ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहां से आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और देखिए जहां मैं यहां लिख सकता हूं, जहां बच्चों क्या है, आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट बराबर क्यू एम गुना में ओमेगा, क्यू एम गुना में ओमेगा, है या नहीं है, यस, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर बच्चों कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, है ना। ये देखो, तो धारा का भी समीकरण मुझे प्राप्त हो गया और मुझे आवेश का भी समीकरण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये आवेश का समीकरण हो जाएगा किसके लिए, फिर धारा के लिए, और ये आवेश के लिए किसके लिए, जब परिपथ में क्या हो रही है, धारा प्रवाह हो रही है। ठीक है, कौन सी स्थिति में हुआ था बच्चों, मैंने आपको फिगर देके बना के दिखा दिया था। ये कब था, जब जो है आपने इस तरीके से परिपथ बनाया था, है ना, इस तरीके से, इधर आपका संधारित्र था, है ना, और इधर आपका क्या था, प्रेरक था, है ना, इस तरीके का परिपथ था। यहां पर आपके पहले कुछ और आवेश थे, लेकिन बाद में क्यू हो जाएंगे। पहले जोड़ने से पहले क्यू एम था, जोड़ने के बाद ये प्लस क्यू बच रहा है आपके पास और माइनस क्यू बच रहा है। इसमें धारा कितना प्रवाह हो रहा है, आई प्रवाह हो रहा है, इस पे एल और धारा इधर आई, है ना। हाँ, तो उस समय आवेश क्यू ही है, प्रारंभ में जो है ना हमारा वह आवेश क्यू एम था, समझ रहे हैं बात। हाँ, इस समय के लिए चित्र नंबर 1 कर देता हूं मैं, है ना, ये चित्र भी बना सकते हैं आप। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको बच्चों मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो, चलो मिटा दिए जाएं, बोलो 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 बोलो, क्या मिटा दिए जाएं, बोलिए, मिटा दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, है ना, यस, कोई दिक्कत, क्या कर दिया जाए बच्चों, मिटा दिए जाएं, है ना। बच्चों पहले हमारा ओमेगा क्या था, ओमेगा नोट था ना, तो आप यहाँ पे ओमेगा नोट लिखे, है ना। पहले हमने ओमेगा कितना लिया था, अगर ओमेगा लिया था तो ओमेगा लिखिएगा, अगर ओमेगा नोट लिया था तो ओमेगा नोट लिखिएगा। ठीक है, हाँ, वहां पे जो था वो लिखेंगे हम लोग, ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट पहले लिखा हो तो पहले क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा नोट आ जाएगा, हाँ ओमेगा नोट यहाँ लिख रखा है ना, अरे यार ओमेगा नोट आएगा यहाँ पे, ओमेगा नोट, ठीक है, ओमेगा नोट, है ना, ओमेगा नोट, ठीक है, ओमेगा नोट, ओमेगा नोट, ओमेगा नोट, है ना, ओमेगा नोट, है ना, समझ गए, यस, देख लीजिएगा, है ना। पहले अगर ओमेगा नोट लिख रखा था ना समीकरण में तो ओमेगा नोट आएगा, है ना, ओमेगा नोट। ठीक है, यस, ये ओमेगा नोट लिख रखा है ना हमने यहाँ पे, ओमेगा नोट का वैल्यू है ना भाई साहब 1/√LC, तो वही ओमेगा नोट है यहाँ पर, वही ओमेगा नोट है।
वही सोल्यूशन में ओमेगा नोट आएगा। अगर पीछे भी अगर आपने कुछ कर रखा है ओमेगा तो ओमेगा नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए फटाफट। अब दोबारा पीछे वाला डिलीट कर दीजिए, जो पीछे स्क्रीनशॉट लिए थे वो गलत था। यहाँ पर ओमेगा नोट हो जाएगा अगर यहाँ पर ओमेगा नोट हम लोग लिख रखे तो। चलिए मिटा दिए जाए। चलो अगर हम अपने समीकरण में बच्चों ओमेगा नोट लिख रखे हैं ना, तो ओमेगा नोट के ही पदों में हल आएगा हमारा, इसका हल आएगा, ठीक है। अगर ओमेगा बोल रहे हैं हम लोग, किसको ओमेगा बोल रहे थे हम लोग? ओमेगा बोल रहे थे 1/LC को। अगर ओमेगा बोलेंगे 1/LC को तो ओमेगा के पदों में आएगा। अगर हम लोग LC को ओमेगा नोट बोल रहे हैं तो ओमेगा नोट के पदों में हमारा जो है ना हल आएगा। समझ गए बात? हाँ, यहां पर टाइम पर निर्भर कर रहा है कौन? जया वक्र। ओमेगा पर निर्भर नहीं कर रहा है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट हियर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ यहां पर। अब देखिए बच्चों क्या है, क्या है, अब हम यह देखते हैं, ठीक है बच्चों। समीकरण में उत्पन्न हो चुका है, समीकरण में उत्पन्न हो चुका है। धारा कैसे निकालेंगे? एलसी परिपथ केवल, एलसी युक्तियां केवल आपस में जुड़े हुए हैं तो पहले हमने सी को क्या कर दिया? संधारित्र को क्या कर दिया? आवेशित। आवेशित करने के बाद हमने उसको किसे जोड़ दिया? एल से जोड़ दिया। जब हम लोग एल से जोड़ देंगे बच्चों, प्रेरक से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेरक में धारा प्रवाह होगी। धारा प्रवाह होने से क्या हो जाएगा? प्रेरक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेंगे उसकी तरफ। आपको पता है ना, प्रेरक में, इंडक्टर में जैसे धारा प्रवाह होगा बच्चों, वह क्या करेगा? उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। प्रेरक का काम यही होता है, समझ गए बात? हाँ। और बच्चों संधारित्र पर आवेश कम होने लगेगा और वो आवेश किधर प्रवाह होने लगेगा? परिपथों से होकर के प्रेरक में जाने लगेगा आवेश, है ना। तो इसीलिए उसके धनात्मक पट्टिका पर आवेश में कमी आने लगेगी। समझ गए ना बात? अब हम यह देखते हैं कि, ठीक है, Q एवं I दोलन, है ना, दोलन बच्चों, दोलन क्यों करता है? ठीक है, क्यों करता है और दोलन क्या है? यहां पर दोलन कैसे कह पा रहे हैं हम लोग, ये बात हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये बात, इस प्रश्न पे अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बाद बाकी और सब कुछ हमने कर दिया है, इस बात पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? चर्चा, ठीक है। तो देखिए, देखिए बच्चों, हमने पहले ही कह दिया है कि यांत्रिक निकाय के दोलन के जैसा ही जो है ना, यहाँ पर किसकी जो है ना दोलन हो रही है भाई साहब? एलसी की आवेश और धारा दोलन कर रही है, ठीक है। कैसे? वो देखो, देखना यहां पर समझते हैं हम लोग बच्चों। क्या किया हमने? हम फिगर बनाते हैं, 3-4 फिगर बनाते हैं। देखो लगभग 5 फिगर बनाते हैं। देखो देखो क्या है यहां पर बच्चों? हमारे पास क्या है? संधारित्र है ना। और यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर हमारे पास प्रेरक है, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से समझिएगा। 2-4 फिगर बना रहे हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है ना, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया। कोई दिक्कत? अधिकतम आवेश से यह आवेशित है ना, अधिकतम आवेश से कितना? तो यहाँ पर QM से, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। यहाँ स्विच लगा दिया मैंने। यहाँ पर क्या है? -QM है ना। तो ये हमारा चित्र नंबर क्या है? 1 है। चित्र नंबर हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर 1 है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग दूसरा फिगर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा फिगर है। अब हमने क्या कर दिया है बच्चों कि ये t बराबर 0 पर है। ये हमारा कब है? t बराबर 0 सेकेंड पर, है ना। ये t बराबर t पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जब हमने जोड़ दिया है और अब हम लोग अब खेला देख रहे हैं, खेला, ठीक है ना, खेला देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने जोड़ दिया। यहाँ जो हमारा स्विच था ना, यहाँ जो स्विच था बच्चों S, वो जुड़ा जा चुका है ना। तो यहाँ पर अब आवेश Q बचेगा, है ना, आवेश Q ही बचेगा कुछ क्षण बाद, है ना। और आवेश Q ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 दिखाया तो यहाँ पे हम लोग 2 ही से दिखाते हैं, है ना, या फिर 3 से दिखा देते हैं कि अब 3 ही आवेश बच रहे हैं तो चलेगा, है ना, 3 ही बच रहे हैं, है ना, -Q, है ना। और इसमें धारा स्थापित हो जाएगा कितना? I। इधर कितना जाएगा भाई साहब? I, है ना। इस L में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यस, ये A बिंदु और ये B बिंदु। धारा इधर ऐसे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है भाई साहब? क्यों जा रहा है? क्योंकि
यहाँ जो है बच्चों वो भी जो है वो लेस देन कितना है, VA है, इसीलिए धारा इस दिशा में जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ये चित्र नंबर कितना है भाई साहब, ये चित्र नंबर है 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हमने क्या कर दिया बच्चों, अब जो है वह संधारित्र जो है वह पूरी तरह से आवेश क्या कर दिया है, दे दिया है। किसको, आवेश पूरी तरह से धारा दे दिया, धारा प्रवाह करने में अपना आवेश दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों अब धारा दे दिया तो ये IM मैक्सिमम प्रवाह हो रहा होगा। इधर कितना प्रवाह हो रहा होगा, IM मैक्सिमम। ये पूरी तरह से इसका आवेश जा चुका है। ठीक है, पूरी तरह से इसका आवेश क्या हो चुका है बच्चों, जा चुका है ना। यस, किसमें, धारा प्रवाह करने में, धारा में भाग ले लिया, समझ गया बात, धारा में ले लिया। यहां पर आकर डिपोजिशन नहीं हो रहा है, धनात्मक यहां से निकल गए तो क्या यहाँ धनात्मक को देने वाला है, इसीलिए भाई साहब धनात्मक जब यहां से चल के यहां आने लगेंगे तो यहां पर ऋणात्मक विलुप्त तो होने लगेगा। समझ आई बात। हाँ, तो इधर से बच्चों L है इसमें, है ना। अब इसमें मैक्सिमम धारा उत्पन्न हो चुकी है, अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, यस। तो बच्चों ये चित्र नंबर कितना है हमारे पास, चित्र नंबर हमारा 3 है ना। 2 और फिगर बनाएंगे हम लोग, चित्र नंबर 3 है और चित्र नंबर 4 को देख रहे हैं हम लोग बच्चों। अब क्या कर रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अब इसमें बच्चों धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और यहां पर कुछ आवेश अब उत्पन्न होने लगे हैं, कुछ आवेश उत्पन्न होने लगे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या करता है, प्रेरक का काम क्या होता है कि भाई साहब गरीब को अमीर बनाना और अमीर को गरीब बनाना। ठीक है, पहले भाई साहब हमारे अमीर थे, इसको गरीब, इसने इसको गरीब बना दिया। अब भाई साहब ये पूरी तरह से गरीब हो चुके हैं, अब इसको अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये समझ में आई बात। हाँ, प्रेरक की बात ही तो हमने किया था, लेंज नियम की सहायता से, लेंज नियम की सहायता से किसी कुंडली में, किसी प्रेरक में अगर धारा प्रवाह किए जाएं तो वह अपने बदलाव का क्या करता है, विरोध। क्या करता है, विरोध। बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करता है ना। मतलब कोई राशि अगर घट रहा है तो उसको बढ़ने में प्रेरित करता है, और कोई अगर बढ़ रहा है तो उसको घटने में प्रेरित करता है या नहीं है। हाँ, चलो देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, L है, तो ये घट चुका है, इसको अब आवेश दे रहा है। अब यहां से आवेश दे रहा है, नहीं समझ में आया बात, अरे नहीं समझ में आई क्या बात। यहां से धारा निकला और यहां से प्रवाह किया, तब इसमें चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो गई। अब ये चुंबकीय ऊर्जा अब इसको आवेशित करेगा, समझ गए। हाँ, आवेशित करेगा। ठीक है, तो धारा इस दिशा में जा रही होगी, धारा जो है वो इसी दिशा में जा रही होगी, है ना। धारा तो इसी दिशा में जाएगी, क्योंकि आवेश जो है बच्चों वो यहां से निकला था और इधर को गया था, है ना। यस, तो आवेश जो है वो इस दिशा में है ना, यहां तो इसी दिशा में जा रही थी, अब वही वाला जाकर के अब इसको आवेशित कर रहा है। कैसे, प्रेरित कर रहा है। कैसे, धनात्मक आवेश प्रेरित कर रहा है, ऋणात्मक प्रेरित कर रहा है। समझ में आई बात। अब देखो, अब चित्र नंबर भाई साहब, चित्र नंबर 4 हो गई है। अब चित्र नंबर 5 कहां बनाई, बताओ। चित्र नंबर 5 कहां बनाए, चित्र नंबर 5 हम लोग, चित्र नंबर 4 हुई नहीं है, चित्र नंबर 5 बच्चों हम लोग यही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा, है ना। ये हो गए हमारे संधारित्र, ये हो गई हमारी कुंडली। ठीक है, अब क्या हो चुका है बच्चों, अब क्या हो चुका है, यहां पर धारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, धारा समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास जितना भी ऊर्जा था वो इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। जितना दिया था उतना अब इसको रिटर्न मिल चुका है, लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ, है ना, विपरीत ध्रुवता के साथ। क्यों विपरीत ध्रुवता, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये इधर से इसको बढ़ा रहा था तो इसको घटाने की कोशिश करेगा, घटाने के लिए इधर विपरीत आवेश देना शुरू करेगा ना, माइनस को खत्म करके प्लस और दे दिया इसको। समझ में आई बात। हाँ, चलो, तो और यहां पे धारा समाप्त हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब इसको पूरी आवेशित कर चुका है, पूरी आवेशित कर दिया, तो भाई साहब अब इसका पूरा धारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब फिर से यही से कार्यक्रम, फिर से दोबारा यही कार्यक्रम शुरू होगा यहां पर, है, समझ में आई बात। फिर से कार्यक्रम क्या शुरू होगा, धनात्मक है, फिर से इधर से आवेश इसको देना शुरू करेगा। समझ में आया बात। तो जब ये दे देगा ना, तब उसमें इसका धारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चित्र नंबर कितना हो गया भाई साहब, 5, चित्र नंबर ये 5। ठीक है, चलो बच्चों ये तो है हमारे पास क्या, इस समय इसके पास विद्युत ऊर्जा होगा। कितना ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कितना होगा वो हम लोग देखेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। और इसके पास एनर्जी किसके रूप में होती है बच्चों, इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है किसके रूप में, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इस समय इसका कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, और इसका कितना होगा वो मैं बताता हूं, रुक जाओ।
इस समय इसके पास कितना होगा भाई साहब, वो भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, कितना होगा। और इस समय इसके पास जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा वो भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। बस इतना कह सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात हम लोग कहेंगे यहाँ पर, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कह देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके पास तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा आवेश दे दिया। लेकिन इसका कितना हो जाएगा, UM कितना होगा वो हम लोग बातें करेंगे अभी, ठीक है। अब इसका 0 क्यों हो गया भाई साहब, तो ये भी हम लोग बातें करेंगे, रहने दो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कितना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसकी भी बातें करेंगे। और यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा उसकी भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में, और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा वो हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं खेला देखते हैं। तो ये तो है बच्चों किसकी, एलसी दोलन, ये कौन सा, ये एलसी दोलन। लेकिन अब यांत्रिक के साथ, यांत्रिक निकाय के साथ कैसे इसको दिखाया गया, तो देखो बच्चों क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है हमारे पास। इस स्प्रिंग के एंड पर हमने क्या कर दिया बच्चों, एक गुटका को लगा दिया है, एक गुटका स्मॉल द्रव्यमान का जोड़ रखा है, ठीक है। और बच्चों इसकी जो वास्तविक मतलब इसकी जो प्राकृतिक लंबाई है, नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना, इसकी जो वास्तविक लंबाई है उससे हमने इसको खींच दिया, उससे अधिक खींच दिया, तो उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दिया, कितना, x, समझ गए, x खींच लिया इसको, समझ में आई बात, पक्का। चलो अब इस स्थिति में क्या हुआ है बच्चों, इस स्थिति में क्या हुआ है कि ये जो स्प्रिंग है उसको मैंने खींच करके अब छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो ये भाई साहब रास्ते में आएंगे। अब ये भाई साहब रास्ते में होंगे, भाई साहब रास्ते में होंगे, अपने रास्ते में होंगे, थोड़ी सी कमी आई होगी, है ना, लेंथ में x से कमी आई है, इसको हम लोग x1 कह देते हैं, है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर जो x1 है बच्चों वह क्या है, लेस देन है x, अब कमी आई है, समझ गए बात। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गुटका, ठीक है, यस। ये थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में भी आए, यस, कि कमी आई है, ये लो कमी आई है, ये बात समझ में आई, तो यहां आप समझ में आ रही है आपको, है ना, ये देखो आपको समझ में आ रही है कि ज्यादा दूरी था पहले, देख लो अब थोड़ी सी कमी आई है ना। चलो अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे बच्चों यांत्रिक निकाय मतलब एक स्प्रिंग को, अगर यांत्रिक ऊर्जा को देखना है तो आपको स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से खींचना पड़ेगा। उसमें आप देख सकते हो ये अपने बच्चों वास्तविक लंबाई पे पहुंच चुका है, मतलब इसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी, L0 थी, तो वो उस स्थिति में पहुंच चुका है ना। जहां से आपने इसको खींच करके जहां से बढ़ाया था ना, वो उस स्थिति में आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों, यहाँ पर ये अब दब चुका है, क्यों दबा है वो भी मैं बताऊंगा, है ना। अब ये दब चुका है ना, अब ये दब चुका है, इसकी कहीं यहाँ थी, अब ये इसको दबा दिया है ना, ये इधर जा रहा है, इस समय पर भी ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इस समय पर ये अब जैसे ही छोड़ देंगे वो इधर जाएगा, इस समय पर तो मैंने इसको खींचा ही है ना, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, है ना, इसकी कुछ गति होगी, यहाँ खींचा है तो अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जा रहा है, कुछ वेग होगा इसके पास, ये इधर जा रहा है, कुछ वेग होगा इसके पास, है ना। चलो अब ये इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में क्या होगा कि ये दबते दबते जो है ना, अब ये बहुत अधिकतम दब जाएगा, है ना, ये अधिकतम दब जाएगा, ये फिगर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसमें में क्या होगा बच्चों, अधिकतम दब जाएगा, है ना, ये अधिकतम दबा देगा इसको, है ना। वास्तविक लंबाई कहीं यहाँ थी, यहाँ पर, है ना, इसको पूरा दबा दिया, ठीक है। अब देखो पूरी कहानी से देखो, पूरी अब इसके बाद जो भी कहानी है बच्चों वो आपको खुद से लिखनी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूं, बस मैं यहां पे समझाऊंगा। इसी बोर्ड पर इतनी ही लिखी हुई चीजों के साथ आज की कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं थोड़ी सी और कुछ बातें करेंगे, बट इसके बारे में हम लोग कुछ थ्योरी नहीं लिखने वाले हैं, इसके बारे में आप खुद से बुक से पढ़ करके थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। खुद से जो मैं बता रहा हूं उसको समझो और खुद से बुक से प्रैक्टिस करके इसकी थ्योरी लिखोगे। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, बस समझा रहा हूं आपको। देखो बच्चों, देखो हमको पता है, हमें ज्ञात है, क्या है बच्चों, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि बच्चों संधारित्र में जो विद्युतीय ऊर्जा है ना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कितना स्टोर होता है, वो होता है बच्चों Q²/2C के बराबर, ठीक है, Q²/2C के बराबर। और बच्चों जो इंडक्टर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है
चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, वो कितना होता है, हाफ एल और आई स्क्वायर के रूप में। ये एल क्या है, प्रेरकत्व है, आई क्या है, उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है। ये क्यू क्या है, संधारित्र पर आवेश, सी क्या है, धारिता है। समझ में आई बात? ये बात हमें पहले से पता है बच्चों, हम लोग पिछले वाले चैप्टरों सब में पढ़ चुके हैं। ये बात पिछले वाले चैप्टरों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कौन से वाले में पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चों हम लोग पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। यस बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, संधारित्र में जो है, संधारित्र में ये किसका है भाई साहब, संधारित्र में जो बच्चों विद्युतीय ऊर्जा स्टोर होता है वो Q²/2C के बराबर। और ये किसका है बच्चों, प्रेरक का, ठीक है, इंडक्टर का। ये इंडक्टर में जो है कितना होता है, हाफ Li², ठीक है। यस तो बच्चों यहां पर अधिकतम आवेश कितना है, Qm, तो इसका ऊर्जा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा Qm²/2C के बराबर। कोई दिक्कत बच्चों, इसमें अभी तो धारा प्रवाही नहीं हो रहा है, तो इसका ऊर्जा कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत बच्चों, इस समय पर आवेश कितना है, इसके पास Q है, तो इसका ऊर्जा कितने के बराबर हो जाएगा, Q²/2C के बराबर है या नहीं है। और इस समय इसका ऊर्जा कुछ ना कुछ होगा, धारा कितना प्रभाव हो रहा है, I, तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ Li² है या नहीं है। इस समय इसका ऊर्जा कितना होगा, इसके पास कोई आवेश नहीं है, ऊर्जा तो इसका 0 हो जाएगा भाई साहब। इसके पास बच्चों कितना धारा है, Im, तो कितना हो जाएगा, हाफ Lim² है या नहीं है। यस इस समय इसके पास कुछ आवेश आया है, कितना आया है भाई साहब, Q आया है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q²/2C के बराबर हो जाएगा। धारा कितना प्रभाव हो रहा है, I, तो इसके पास कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ Li²। भाई साहब इसके पास क्या है, अब इसके पास अधिकतम आ चुका है Qm के बराबर, जितना उसके पास आवेश उसने दिया था उतना ही आवेश इसके पास फिर से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Qm²/2C के बराबर। अब इसमें धारा प्रवाह हो नहीं रहा है, इसका जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा कितना हो जाएगा, 0। देख लो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो मैंने अभी जो कहा है उसको फिर से चलाओ। चलो आ जाओ, यहां आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये हमारे पास यांत्रिक निकाय, ये है एलसी का निकाय, एलसी से बना परिपथ, ठीक है। यस अब देखो बच्चों, यहां पर आपने खींच दिया तो चुंबक, सॉरी इस स्प्रिंग के अंदर, ये क्या हमारे पास स्प्रिंग के पास स्प्रिंग नियतांक होता है, कितना होता है, K होता है ना। यस तो बच्चों अगर स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। भाई साहब यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, है या नहीं है। अभी तुमने क्या कर दिया, इसके स्थिति में बदलाव किया, तो इसके पास ऊर्जा कौन सा आ जाएगा, कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 1/2 गुना में K और गुना में x का स्क्वायर। x कितना है, x का स्क्वायर, समझ में आएगी। और इस समय जैसे ही खींचे हो तो इसके पास कोई वेग तो है नहीं, अभी कितना है, 0, तो इसके पास बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, 0। देखो यूपी इतना, यू के बराबर 0, और ये तुमने मैक्सिमम इसमें विस्थापन कर दिया, मैक्सिमम विस्थापन किया है, ठीक है। चलो अब जैसे तुमने छोड़ दिया तो अब इसके पास वेग आ गई, वेग आई तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 गुना में K। अब विस्थापन कितना बच रहा है, x1, तो हाफ KX1 का स्क्वायर, है या नहीं है। और बच्चों आपको पता है कि इस समय पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी भाई साहब कितना, हाफ गुना में m, इसके पास द्रव्यमान कितना है m, और गुना में v का स्क्वायर, v कितना है अभी, v का स्क्वायर, है या नहीं है। अब देखो यहां पर बच्चों जिस जगह से तुमने खींचा था इसको, अगर वो द्रव्यमान उसी बिंदु पर आ गया जहां से तुमने खींचा था, तो उस बिंदु पर उसके पास क्या होगा, अधिकतम वेग होगा, मैक्सिमम वेग पर पहुंच चुका होगा। नहीं समझे। अरे मान लो किसी कोई गेंद है मेरे हाथ में और मैंने इसको यहां से फेंका, तो वो ऊपर जाएगा, जब ये वापस आ रहा होगा तो जिस धरती पर वो अधिकतम गति से टकराएगा, है या नहीं है। मैंने फेंका, उस समय इसके पास 0 वेग था जब मैं फेंक रहा था, है या नहीं है।
लेकिन जब ये वापस आते समय इस बिंदु पर पहुंचेगा तो वो उसकी जो वेग है वो सबसे अधिक होगी ना, यहां से बढ़ा 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 बढ़ा, है या नहीं है, अधिकतम वेग। जिस जगह से तुमने खींचा था उस बिंदु पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और विस्थापन तो जीरो, जहां से भाई उसकी ओरिजिनल लंबाई से तुमने खींचा था, तो भाई साहब इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो, इसीलिए जीरो। भाई एक्स कितना है यहां पर, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, हाफ एम और भी एम का स्क्वायर, है या नहीं है। चलो अब यहां आ जाओ। अब यहां से बच्चों अपनी ओरिजिनल लंबाई से वो कुछ घट विस्थापित हुआ है, कितना हम मान लेते हैं एक्स, या x1 कह लो, कुछ भी कह लो, x1 कह लो, विस्थापन हुआ है, समझ गए, इतने के बराबर ही यहां पर अंदर विस्थापित होगी। अब भाई साहब ये मैक्सिमम वेग से तो ये स्प्रिंग को दबाएगा ना अंदर की ओर, विपरीत दिशा में दबाएगा। पहले तुम खींचे थे बाहर की ओर, अब जब इसको छोड़ दोगे तो वह स्प्रिंग को विपरीत दिशा में दबाएगा, तुम्हारे गति की विपरीत दिशा में दबाएगा, अंदर दबाएगा। अधिकतम वेग है तो भाई साहब इस वेग का फायदा उठाएगा ना, ये स्प्रिंग को दबाएगा, है या नहीं है। यस, स्प्रिंग दब गया, दब गया तो भाई साहब विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो पे नहीं है क्योंकि इसके पास वेग v के बराबर है, तो भाई साहब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो नहीं है या नहीं है। यस, इस समय पर भाई साहब अब ये अब जब दबाना शुरू करेगा तो उसका वेग घटना शुरू हो जाएगा, और एक बिंदु आएगा जब स्प्रिंग पूरा दब गया, उस समय इस गुटके का जो वेग है वो जीरो हो जाएगा, इस समय इसका वेग जीरो हो जाएगा, और विस्थापन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। भाई साहब इसके अंदर संपीड़न, जो संपीड़न है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, कंप्रेशन सबसे मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, है या नहीं है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, कितना, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। बोलो हाँ या ना, है या नहीं है। चलो अब देखो इस दोनों का मिलाप कैसे है, देखो ये दोनों एक दूसरे के कैसे रिलेट करते हैं, ये देखो भाई साहब, इसके पास अधिकतम आवेश तो अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी, अधिकतम विस्थापन तो अधिकतम एक्स एम, अधिकतम विस्थापन तो ये यूपी अधिकतम होगा, और गति ऊर्जा कितना है, जीरो, यहां पर यूएम जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर यहां पे नहीं है, इसके पास कुछ ऊर्जा आ गई, इसके पास भी कुछ ऊर्जा आ गई, यहां पर ये देखो जीरो तो यूपी भी जीरो, ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, देखो यूके भी मैक्सिमम पे पहुंच गया, यहां पर ये जीरो के बराबर नहीं है, यहां पे ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मान है ना इसके पास। ये देखो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया क्यूएम, ये भी मैक्सिमम पे पहुंच गया, ये हो गई जीरो, ये भी हो गई जीरो, है या नहीं है, बोलो। तो दैट मीन्स कह सकते हैं बच्चों की जो एलसी है, जो एलसी है यहां पे दोलन क्यों कर रहा है बच्चों, ये एलसी का दोलन क्यों कहला रहा है, क्योंकि पहले ये चार्ज हुआ, चार्ज कर दिया हमने, अब ये धारा देना शुरू किया, धारा देना शुरू किया, है या नहीं है। अब ये पूरी तरह से जो है ना इसके पास ऊर्जा ट्रांसफर हो गया, इसका ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसके चुंबकीय ऊर्जा के मैक्सिमम पे पहुंच गया। देख लो इसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी था वो मैक्सिमम एनर्जी ये इसको दे दिया, इसकी मैक्सिमम पहुंच गई, देख लो मैक्सिमम पे पहुंच गई, पहुंच गई नहीं पहुंच गई, इसका पूरा ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो गया। यहां पर भी ऐसा ही था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी मैक्सिमम वो अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी में पहुंच चुकी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। मतलब कहे तो बच्चों यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यूपी प्लस यूके, वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो यूई है विद्युत ऊर्जा और जो चुंबकीय ऊर्जा है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनका जो योग है बच्चों वो क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, नियतांक। मतलब अगर इसमें वृद्धि हुआ तो ये बिल्कुल कमी में आएगा, ये बिल्कुल मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो ये जीरो, ये जब बढ़ने लगेगा तो ये घटने लगेगा, यही तो हो रहा है, ये मैक्सिमम ये जीरो, ये अब क्या कर रहा है, घट रहा है तो ये बढ़ रहा है,
ये 0 तो अब पूरा ऊर्जा इसमें ट्रांसफर। फिर से अब ये ऊर्जा अपना लॉस कर रहा है तो इसमें गेन हो रहा है। ये पूरा लॉस कर दिया तो इसमें पूरा गेन हो गया। नहीं समझ में आई क्या बात? यहां पर ऐसे ही होता है। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा किसी निकाय का क्या रहना चाहिए? नियत। तो ये मैक्सिमम तो ये 0। अब ये घटना शुरू हुआ, इसमें वृद्धि होने लगा गतिज ऊर्जा में। ये 0 पे पहुंच गया तो पूरा ऊर्जा इसका ट्रांसफर यहां हो गया। अब ये इसके में कमी आने लगा तो ये बढ़ने लगा, यूपी में बढ़ने लगा। ये 0 तो पूरा ट्रांसफर इसमें। योग नियत रहनी चाहिए, है ये नहीं है? देख लो, तो ये यांत्रिक निकाय, ये यांत्रिक संप्रदाय जो है बच्चों, इस यांत्रिक निकायों के समतुल्य है यहां पर कौन? एलसी दोलन। अब ये दोलन क्यों कहला मैंने नहीं समझा आपको। देखो अब बच्चों क्या होगा, यहां से फिर से अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहां से धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। प्रवाह होते 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 क्या होगा, फिर से इस पर आवेश खत्म, आवेश खत्म। अब इसके पास ऊर्जा आ गया पूरा, अब पूरा ऊर्जा आ गया इसके पास, धारा इधर जा रहा था, अब ये सारे धनात्मक आवेश जाके फिर से अब इस पर विस्थापित हो जाएंगे। देख लो, अब ये धनात्मक सारे यहां से हटते जाएंगे जाकर के और फिर यहां पर विस्थापित हो जाएंगे। क्या ये पहले वाली अवस्था में नहीं आ जाएगा? ये बच्चों क्या है, t बराबर 0। ये कब है? t बराबर 0। ये कब है? ये है t बराबर t बट्टा, ये है बच्चों t बराबर t बट्टा, है ना, t बराबर t बट्टा, है ना, t बराबर t बट्टा, है ना, इसको 5 हिस्से में बांट दो। ठीक है, किसको बांट दो? तो ये बच्चों हो जाएगा कितना, t बट्टा 5। ठीक है, बच्चों इसको t बट्टा 10 कर दे तो। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों t बट्टा, ठीक है, 5। यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? t बराबर 3t बटा 10, और यहां पे t बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 4t, और बट्टा में ऐसा करते हैं बच्चों, इसको 8 भागों में बांट दो। ठीक है, यस, ये t बट्टा 8 का कहानी है। ये बच्चों t बट्टा, ठीक है, ये t बट्टा 4 की कहानी है। ये जो है हमारे पास ये 3t बट्टा, है ना, 8 की कहानी है। और ये बच्चों t बट्टा 2 की कहानी है। ठीक है, t बट्टा 2 की कहानी है। ठीक है, ये देखो, या फिर 4t बट्टा 8 कह लो, 4t बट्टा 8 कह लो, है ना, यस, ओके। ये देखो, एक चक्र में टाइम कितना लेगा? t ना, तो ये आधे चक्र की कहानी है। आधा चक्र कंप्लीट हुआ है, अब आधा चक्र फिर से वापस जाने में लगेगा। फिर ये 5 अगला कंडीशन हो जाएगा। यहां से ये शुरू हुआ, कमी आने लगा, तो ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, फिर कमी आते आते क्या हो जाएगा? अब कमी आते आते, है ना, सबसे पहले क्या होने लगेगा? इसमें कमी आने लगेगा, तो कमी आने लगा तो ये वाली बात। अब पूरी तरह से कमी आ गई, इसमें पूरी तरह से कमी आ गई तो ये वाली बात है या नहीं है? पूरी तरह से कमी आ गई, देख लो, पूरी तरह से कमी आ गई। जब ये पूरी तरह से कम आ गया तो ये वाली बात। अब पूरी तरह से कम आ गया तो अब ये धनात्मक कुछ इस पर विस्थापित होने लगेंगे, तो ये वाली बात, जैसा इस घटना में यहां हुआ था। अब पूरी तरह से इस पर विस्थापित होने लगेगा तो आ जाएगा, अब ये आ जाएगा पुनः ये धनात्मक सारे उठ करके यहां आ जाएंगे, और अगर यहां आ गए तो देखो पूर्वावस्था में पहुंच जाएगा, है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये आधे चक्र की कहानी है, मतलब t बटा 2 टाइम की कहानी है, मतलब 4t बटा 8 टाइम की कहानी है। अगले फिर से 4t बटा 8 की कहानी में ये पुनः अपने पूर्वावस्था में पहुंच जाएगा, है या नहीं है? तो पहले कहानी आगे जा रही है और फिर से कहानी पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से भाई साहब ये दोलन का काम चलता रहेगा, है या नहीं है? ये कहानी चलती रहेगी। अरे यहां मजा आ गया। संधारित्र को आवेशित कर दो, उसको प्रेरक से जोड़ दो और बैठ के देखते रहो। धारा
प्रवाह होना शुरू हुआ, संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित, पूरी तरह से आवेश खत्म, और अब चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो गई किसमें, प्रेरक में। फिर से प्रेरक क्या किया, अब उसको आवेश देना शुरू किया संधारित्र को, फिर संधारित्र के पास पूरा आवेश, पूरा ऊर्जा उसके पास आ गया, फिर जो है ना प्रेरक अब ऊर्जाहीन हो गया। फिर अब क्या करने लगा, संधारित्र जो है ऊर्जा देने लगा किसको, फिर से ऊर्जा देने लगा, देखो अब फिर से ऊर्जा देना शुरू करेगा किसको, एल को। फिर एल पूरी तरह से जो है ना ऊर्जा पा लेगा, चुंबकीय ऊर्जा। जैसे ही पा लिया तो देखा संधारित्र भाई साहब संधारित्र भाई साहब जो है अब वो अकेले पड़ गए हैं। अब अकेले पड़ गए हैं तो वो क्या करेंगे भाई, प्रेरक का काम ही होता है जो कमी आ रही है ना उसको बढ़ाओ। पूरी तरह से निरावेशित हो गया संधारित्र, तो कहेगा भाई तू ले, तो देना शुरू करेगा। समझ में आई क्यों देना शुरू कर रहा है, क्यों प्रोसेस रिपीट हो रहा है, वो समझ में आ गई। हाँ, तो अब उसको देना शुरू करेगा, लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ। अब ये धनात्मक यहां नहीं देगा, इसको वापस यहां नहीं देगा, बल्कि इसका धनात्मक अब इस ऋणात्मक पे जाके स्थापित होगा। फिर वो संधारित्र को आवेशित करेगा, फिर जो है ना प्रेरक ऊर्जाहीन हो जाएगा। इस तरह से ये कार्य चलती रहेगी, चलती रहेगी। पूर्व अवस्था जो है कितने टाइम बाद, टी, कैपिटल टी टाइम बाद वापस मिलेगा, है या नहीं है। और विपरीत ध्रुवता कितने बाद होगी, देखो संधारित्र की धारिता, ऐसा पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि संधारित्र का आवेश विपरीत ध्रुवता कितने टाइम बाद होगा, तो कैपिटल टी बटा 2 टाइम बाद होगा, या 4 कैपिटल टी बटा में 8। और ये कैपिटल टी क्या है, ये एक पूर्ण चक्र है जब संधारित्र अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। समझ में आ गई बात, कहानी समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही है भाई साहब। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दोलन क्यों करते हैं, क्यू और आई दोलन क्यों करता है, ये बात मैंने आपको समझा दिया, यहां से मैंने समझा दिया, बोलो आया ना। यहां पर भी तो ऐसा ही होगा, देखो जैसे ये पूरी तरह से संपीड़ित हो गया, अब ये स्प्रिंग पूरी तरह से संपीड़ित हो गया, अब स्प्रिंग क्या करेगा, अपने पूर्व अवस्था में जाना चाहेगा ना, अब इसको ये धकेलेगा, है या नहीं है। जब ये धकेल रहा होगा तो फिर से ये धकेल धकेलते यहां पे जब जाएगा तो ये अपने फिर से मैक्सिमम गति ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो ये यही थोड़ी रुक जाएगा, फिर से स्प्रिंग को अपनी अब स्प्रिंग को खींचना, ये गुटका शुरू करेगा, गुटका शुरू करेगा स्प्रिंग को खींचना, फिर से वो खींच के कहां ले जाएगा, इस वाले स्थिति में, है या नहीं है। फिर स्प्रिंग क्या करेगा, इसको खींचेगा, मतलब ये कहानी यहां पर भी चलती रहेगी, है या नहीं है। अब ये यहां पर ये कहानी कब रुकेगी, जब भाई साहब अगर वायु का प्रतिरोध ना लगे तो कहानी चलती रहेगी, अगर वायु का प्रतिरोध लगेगा तो ये कहानी फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही बच्चों, ये जो हमने चर्चा किया है, ये चर्चा यथार्थ तब नहीं है जब ये यथार्थ नहीं होंगे, मतलब ये कहानी एलसी दोलन चलती नहीं रहेगी हमेशा, तब चलती रहेगी जब 2 शर्त हैं, 2 शर्त अगर पूरा हो गया तब ये कहानी चलती रहेगी, और नहीं वो 2 शर्त अगर नहीं पूरा हुआ तो कहानी यहां पर बंद हो जाएगी। यहां पर बंद हो गई ना वायु के प्रतिरोध से, यहां पर भी बंद हो जाएगी। कब, वो 2 शर्त मैं लिखने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए। चलो क्लास का अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं, क्लास की अंतिम 2 बिंदु लिख रहा हूं मैं। देखो मैंने समझा दिया आपको कि अगला 2 बिंदु क्यों लिख रहे हैं भाई साहब। ये एलसी दोलन चलता नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा वो देखो, वो देखो। अब देखो उपरोक्त एलसी परिपथ में एलसी दोलन यथार्थ रूप में ठीक है, यथार्थ रूप में जारी नहीं रहता है, या चर्चा यथार्थ नहीं है,
ठीक है बच्चों, ये चर्चा जो हमने किया है वो क्या है, सही नहीं है। मतलब ये एलसी दोलन यथार्थ रूप में जारी नहीं रहता है, जारी नहीं रहता है, नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये दो बातें हैं, ये दो कहानी है। पहली कहानी है बच्चों क्या, कि प्रेरक तार या कहे तो कुंडली, प्रेरक तार या कुंडली के कुछ प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध होते हैं जिससे जिससे ठीक है, जिससे धारा या आवेश ठीक है के ऊपर, ठीक है, ऊपर विरोधी बल कार्य करता है, विरोधी बल कार्य करता है एवं यह दोलन कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नहीं समझ में आई बात है? देखो ये संधारित्र है, यहां पर हमारे पास क्या है, प्रेरक तार है, इसके बाद कुछ ना कुछ प्रतिरोध होंगे, है या नहीं है? प्रतिरोध होंगे, बिना प्रतिरोध का तो तार होगा नहीं। अगर प्रतिरोध है तो ये धारा को जो है रोकेगा, आवेश को रोकेगा, रोकेगा तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, उष्मा ऊर्जा। अगर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो मतलब आपकी आवेश की जो ऊर्जा है, आवेश के रूप में जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में खत्म हो रही है। तो जितना ऊर्जा इस संधारित्र के पास पहले था वो पूरा ऊर्जा इसके पास नहीं पहुंच पाया, पूरा ऊर्जा इसके पास नहीं पहुंच पाया। मतलब कहे तो जो टोटल एनर्जी वो नियत नहीं रह पाया, जो टोटल एनर्जी है, मतलब कहे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना, और प्लस चुंबकीय एनर्जी जो है बच्चों, वो जो है वो नियत नहीं रह पाया, है या नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ इसका ऊर्जा जो है वो इसके विरोधी बल के कारण, ठीक है, एक विरोधी बल के कारण इसका ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में बार बार बाहर जा रहा है, और बाहर जाने के कारण इसके ऊर्जा में बार बार कमी आ रही है, और कमी आती जाएगी। जितना ऊर्जा इसके पास था उतना ऊर्जा यहां नहीं पहुंच पाया, फिर जब ये देना शुरू किया तो उतना ऊर्जा इसके पास नहीं पहुंच पाया, फिर से वो इतना ऊर्जा इसके पास नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि ये बार बार धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर रहा है, और करेगा तो ऊर्जाएं उष्मा के रूप में बाहर निकलती जाएगी, और ये ऊर्जा में बार बार कमी आती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये ऊर्जा जीरो पर पहुंच जाएगा। और यह एलसी दोलन जो है, दोलन का कार्य मतलब रिपीटेशन का कार्य नहीं चलता रहेगा, जारी नहीं रहेगा, निरंतर नहीं चलेगा, ठीक है, जारी नहीं रहता है। और अगर आप कोई कहता है कि सर जी हम लोग उसके प्रतिरोध को बिल्कुल शून्य कर देंगे, प्रतिरोध रहेगा ही नहीं सर जी, ऐसे निर्माण करेंगे कि उसका प्रतिरोध जो है वो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर नहीं रहेगा तो फिर दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या? वो देखो कि जब आवेश परिपथ में गतिमान होता है, ठीक है, तब यह त्वरित होता है। क्या होता है बच्चों? त्वरित होता है। मतलब ये भाई साहब पहले जीरो के वेग से, जीरो से कुछ वेग बढ़ेगा, फिर कुछ वेग, फिर कुछ वेग, और एक अधिकतम वेग पर एक अधिकतम जो है वो गति ऊर्जा पे पहुंच जाएगा, है या नहीं है? एक अधिकतम गति से वो आगे बढ़ेगा। तो अगर गति उसकी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेग में बदलाव बटा समय में बदलाव। समय के साथ उसकी वेग में बदलाव हो रही है, या फिर उसकी दिशा तो कहीं ना कहीं बदल ही रही है, तो वेग में बदलाव हो रहा है, मतलब त्वरित हो रही है। जब आवेश परिपथ में गतिमान होता है तब यह त्वरित होता है, त्वरित होता है। जब आवेश परिपथ में गतिमान है तब यह क्या होता है? त्वरित होता है ना। और त्वरित आवेश क्या करता है बच्चों? त्वरित आवेश ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय
ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, और इस कारण ठीक है, कुल ऊर्जा नियत नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है या नहीं है बच्चों? क्या ये बात हमने आपको बताया था? क्या हमने ये बात बताया था कभी आपको? हमने बताया था बच्चों कि अगर आवेश स्थिर है, अगर बच्चों स्थिर है, अगर आवेश क्या है, स्थिर, तो ये क्या करेगा बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आवेश बच्चों गतिमान है, आवेश क्या है बच्चों? गतिमान, लेकिन वो किस तरह से गतिमान है? कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेग, वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है। तो बच्चों ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चुंबकीय, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। लेकिन अगर बच्चों ये Q जो है वो गतिमान है, v नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, तब जो है इस स्थिति में क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है, तब जो है क्या होता है? ये Eb तो उत्पन्न होता है, ये Eb प्लस mb, और उसके साथ साथ बच्चों रेडिएशन होता है, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकिरण होता है। इससे, इस आवेश का जो ऊर्जा है, जो आवेश के रूप में जो ऊर्जा है, वो आवेश ऊर्जा जो है वो विकिरित हो जाता है, ठीक है। इससे रेडिएशन निकलती है, कुछ तरंगदैर्घ्य की ऊर्जाएं इससे बाहर निकल जाती है, मतलब आवेश का जो ऊर्जा है आवेश के रूप में वो बाहर निकल जाती है, उससे समझ में आई बात? विकिरण होना शुरू हो जाता है। तो अगर यहां पर भी ऐसा ही है, परिपथ में जो आवेश है हमारा वो त्वरित रूप में चल रहा है, और अगर वो त्वरित है तो उस आवेश का जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगा बच्चों? विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, और इस कारण कुल ऊर्जा नियत नहीं रहता है, इसलिए एलसी दोलन जो है वो यथार्थ रूप में जारी नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये 2 पॉइंट समझ में आ गई? बोलो। बुक्स में खूब अच्छे से लाइन लिखा हुआ है, अगर ये लाइन लिखने का दिल ना करे, बुक्स में खूब अच्छे से लाइन लिखा हुआ है, वही लाइन लिखिएगा, समझा दिया मैंने, बात समझ में आ गई आपको? चलिए आ जाइए। बच्चों इससे पहले जो हमने फिगर बनाया था, ठीक है, चित्र से मैं लिख देता हूं, उपरोक्त चित्र से, इससे जस्ट ऊपर जो चित्र था, चित्र से, ठीक है, जो उपरोक्त चित्र था, उसमें बच्चों आपको पता है क्या थी? यांत्रिक निकाय और हमारे पास विद्युत निकाय, ठीक है। यांत्रिक निकाय थी और वैद्युत निकाय थी, है ना, एवं वैद्युत निकाय के मध्य कुछ समानताएं होती है बच्चों, के मध्य समतुल्यता इस प्रकार है बच्चों। अगर हमने उस दोनों को आपस में समतुल्यता दिखाया है कि यांत्रिक निकाय के जैसा ही हमारा ये एलसी निकाय है, तो फिर उसके बीच में कुछ राशि का भी क्या होगा बच्चों? हमारे पास कुछ राशियों का भी क्या होगा? आपस में संबंध होगा। वैद्युत निकाय और यहां पर यांत्रिक निकाय, कुछ राशियों के मध्य भी संबंध होगा। यांत्रिक निकाय, ठीक है, यांत्रिक निकाय, ठीक है बच्चों। वैद्युत निकाय में जो है हमारे पास क्या है वो देखो, यहां पर हमारे पास बच्चों वैद्युत निकाय में क्या है? आवेश है हमारे पास, ठीक है, क्या है बच्चों? आवेश है। इसमें क्या है बच्चों? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या है कि बच्चों यहां पे धारा उत्पन्न होती है, और धारा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? dq बटा में dt,
या नहीं है? तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होता है हमारे पास v बराबर dx बटा में dt। देख लो, q में बदलाव तो I निकलेगा, v में बदलाव v निकलेगा, तो मतलब धारा जो है हमारा वो विभव के समतुल्य होता है। मतलब यहां पर धारा जो है वो v के समतुल्य कहा जा रहा है। ये समझ आई बात? चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा है हमारे पास बच्चों कि जो हमारे पास विद्युत निकाय है, यहां पर हमारे पास क्या है, क्या है कि बच्चों जो विद्युत निकाय है वहां पे हमारे पास व्युत्क्रम स्वप्रेरकत्व प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व जैसे 1 बटा में L है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, व्युत्क्रम स्वप्रेरक है ना, 1 बटा में L है ना। तो यहां पर क्या है बच्चों हमारे पास, यहां पर हमारे पास द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान है ना। यस बच्चों, यहां पर क्या है हमारे पास, ये तो हमारे कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा, वैद्युत है ना, वैद्युत प्लस है ना कहे तो चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा है ना। ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या निकलता है, टोटल एनर्जी। इसका टोटल एनर्जी कैसे निकलता है बच्चों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है या नहीं है? यस। यहां पर बच्चों, यहां पर जो हमारे पास वो क्या है, वो देखो वो क्या है कि जो हमारे पास बच्चों इसमें वैद्युत निकाय में वो जो है बच्चों हमारे पास वैद्युत निकाय में कि है ना, हमारा जो धारा का हमें दिखाई दिया, इसके पास धारा था, इसके पास वेग उत्पन्न हो रहा था है ना, इसके पास आवेश था, इसके पास विस्थापन था, ठीक है। यहां पर स्वप्रेरकत्व है ना कि व्युत्क्रम थे, यहां पर हमारे पास द्रव्यमान था, ठीक है। मतलब कहे तो यहां पर हमारे पास प्रेरक था जिसमें ऊर्जाएं जो है वो ट्रांसफर हो रही थी, यहां द्रव्यमान ऊर्जाएं ट्रांसफर हो रही काइनेटिक एनर्जी के रूप में है ना। वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, ये यूपी है और ये यूके है, कोई दिक्कत बच्चों? ये कैसा ऊर्जा उत्पन्न कर देगा, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा है ना। ये कैसा ऊर्जा उत्पन्न करेगा, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, है या नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कुछ क्या होती है, समानताएं होती है, ठीक है। यस, और कुछ एक पॉइंट छूट गए होंगे तो वो आप देख लीजिएगा और अपने तरीके से समझ जाइएगा, है ना। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे एक अच्छे ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ और एक अच्छे समझ के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, माता पिता का जो है ना खूब ढेर सारा जो है ना पाँव दबाएं, आदर करें, है ना। और अगली बार मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।